इस वक्त ईरानी कौम का रिएक्शन क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है इस सीज़ फायर के ऊपर, और मजमूई तौर पर पूरी कौम में क्या फील पाई जाती है? मुर्तज़ा नकवी साहब, क्या सूरत हाल है ईरान में इस वक्त? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, दो तरह की आरा हैं ईरान के अंदर। एक तो खुशी महसूस हो रही है लोगों को कि लोगों ने कुर्बानियां दी और एक ऐसे वहशी दरिंदे को लगाम डाली है कि जो पूरी दुनिया के अंदर दंदनाता फिर रहा है। उन वहशी दरिंदों के अंदर सर फहरिस्त तो आपको पता है नेतन्याहू है, और उसके बाद दूसरे सरकार आजम जो है वो इस पूरी दुनिया के ठेकेदार और चौकीदार डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, कि जो पहली रात को कहते हैं कि मैं ईरान को खाक में मिला दूंगा और ईरान एम्पायर नाम की कोई चीज वजूद में नहीं आएगी, खत्म हो जाएगा, और जब वो देखते हैं 10 घंटे में पासा पलट गया, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इसमें अमन होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए। तो ईरानी कौम एक हिसाब से तो उन्होंने दुश्मन को ज़ेर कर दिया, इस हवाले से खुश है। दूसरे हिसाब से ईरानी कौम इसलिए ज्यादा खुश नहीं है कि इसराइल इस वक्त बदतरीन ज़ौफ़ का शिकार हुआ था। यानी इसराइल अपनी 77-78 साल तारीख के अंदर इतना ज़ईफ कभी भी नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। यानी एक मिसाइल ईरान यहाँ से मारता था और वो उस एक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता था, वो सीधा जाके अपने टारगेट को लगता था जाके। तो इस ज़ौफ़ के अंदर ईरान में एक बड़े तबके का मानना यह है कि अगर इसी ज़ौफ़ की हालत में मजीद 10, 12, 15 दिन इसराइल को अटैक में रखा जाता और हम भी थोड़ी सी मुश्किलात बर्दाश्त करते, लेकिन इसराइल पर मुसलसल अटैक किया जाता, तो इसराइल 20, 30, 40 साल पीछे चला जाता और दोबारा सर उठाने की, इस खित्ते में बदमाशी करने की हिम्मत नहीं होती। सही। लेकिन इस पीस की वजह से ये होगा कि इसराइल जो है वो दोबारा अपने आप को रिबिल्ड करेगा, अमेरिका उसको इंजेक्ट करेगा, लाजमी बात है, उसको फ्यूलिंग होगी, अपने आप को दोबारा वो तैयार करेगा। और इसराइल से या डोनाल्ड ट्रंप साहब से कभी भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये सीज़ फायर को नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ये जो ईरान को ये कहा कि आप, चाइना को कहा कि आप ईरान से तेल खरीदें और हमसे भी तेल खरीदें, ये सारे धोखे हैं। फलस्तीन के अंदर, लबनान के अंदर ये बातें साबित हो चुकी हैं, ये तजर्बात आया हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी को लॉलीपॉप देंगे और वो राजी हो जाएगा। मेरे अपने ख्याल में ईरानी कौम समझदार है, वो समझती है कि ये एक लॉलीपॉप है जिसके जरिए एक मिल्लत को, एक कौम को जो है वो गाफिल करने की कोशिश की जाएगी या उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, और फिर किसी दूसरे जरिए के जरिए, जैसे इन्होंने फलस्तीन के अंदर सीज फायर किया और फिर मुख्तलिफ अपने ही नुमाइंदों को, मुख्तलिफ NGOs को बेचकर फलस्तीन के अंदर वो जो टारगेट्स हैं उनके लीडर्स के, उन्हें मालूम किया, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें मालूम किया, और फिर 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपने देखा कि दोबारा अटैक हुआ इसराइल की जानिब से, और अमेरिका जो है वो इसराइल का पुष्पना बनकर खड़ा हो गया। और वो बिल्कुल ठीक है। ये कोई खास आपने जो गुफ्तगू की है मुर्तज़ा साहब, इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक सवाल तो इसमें यह है कि जो क्या ये पैटर्न वाकई डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई, बल्कि लड़ाई शुरू हो गई, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि भाई ये तुम्हारी लड़ाई है, खुद लड़ो। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो वो पीस का नारा लगाते हुए मैदान में आ गए। क्या यही पैटर्न यहां पर भी देखने में आया है कि इजराइल ने हमला किया तो वो इसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि देखें, हम ईरान से कह रहे थे कि बात मान जाए, और देखें कि ईरान अगर आज भी बात नहीं मानता तो वो सब कुछ खो देगा, धमकियां दे रहे थे। लेकिन जब ईरान ने इजराइल को डैमेज करना शुरू किया तो वो फिर पीस का नारा लगाते हुए, सीज फायर का नारा लगाते हुए आ गए। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पैटर्न को फॉलो किया है या ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा हो? असद, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, ये एक बड़ी अजीब एक इत्तेफाक है कि 2 माह के अंदर अंदर पहले ये इसी तरह का एक एनेक्ट हुआ, एक प्ले एनेक्ट हुआ हमारे रीजन में, इंडिया और पाकिस्तान का, कि जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो अमेरिका का स्टांस कुछ और था, और जब उसके अलाय की पिटाई शुरू हुई तो फिर अमेरिका का स्टांस टोटली डिफरेंट था। इन ऑलमोस्ट डिटो वही प्ले हुआ है इजराइल और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। एक वो टाइम था जब प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के साथ मिल के ईरान को ब्रो बीट कर रहे थे, ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, ईरान को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे केस में तो बहुत जल्दी हो गया, विद इन 3-4 आवर्स हमने नॉकआउट कर दिया इंडिया को, और अमेरिका को स्टेप इन करना पड़ा ताकि वो अपने अलाई को बचा सके। इस केस पे कुछ 10-12 दिन लगे हैं, लेकिन उसमें भी फिर अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि ये उनका एस्टिमेशन गलत था। यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि 90% डिफीट्स जो मिलिट्री हिस्ट्री में देखी गई हैं, वो इस वजह से देखी गई हैं कि एनिमी को गलत एस्टिमेट किया गया। दोनों केसेस में अगर आप देखें, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और इस कॉन्टेक्स्ट में भी एनिमी को गलत रीड किया गया कि शायद हम इसको क्रिपल कर देंगे, ये मिसजज किया, उसकी पावर मिसजज किया। तो पैटर्न वही है
एग्जैक्टली वही है। और आप ये देखें कि कैसा अजीब इत्तेफाक है कि साउथ एशिया, ईरान भी साउथ एशिया में है, साउथ एशिया में विद इन 2 months 2 इनविंसिबल जो सो कॉल्ड पावर्स थी लाइक इंडिया एंड इसराइल, उनकी कितनी बुरे तरीके से जो है बटाई हुई है। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, और अगर मैं जौहर साहब की तरफ चला जाऊं, जौहर साहब क्या ये ईरानियों का मानना दुरुस्त है कि ये जंग कंटिन्यू रहती तो इजराइल को एक दफा तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर खत्म होती और इजराइल वाकई 30-40 साल पीछे चला जाता? क्या उनका ये मानना दुरुस्त है, या ईरानियों के लिए भी ये सूट करता था कि यहां इस मौके पर सीज फायर हो जाए? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपके सबके जज्बात और एहसासात जो हैं उनकी कदर करता हूँ, और खुद ज़ाहिर है हमारे भी जज्बात फिर ईरान के साथ हैं, उनके साथ जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं और जिससे सदियों पुराने हैं, और बाकी भी फेथ का रिश्ता है सारा। लेकिन अगर हकायक की बात करें, बिकॉज मेरा तो हमेशा तज्जिया जो है ना वो ज़रा डिस्पैशनेट किस्म का होता है, उसमें जज्बात कम होते हैं और हकायक ज़्यादा होते हैं। तो फैक्ट ये है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका के और इसराइल के, खुसूसन अगर हम उन्हें ले लें, लेकिन सबसे पहले तो ये जंग जो है ना, इसमें 2 किस्म के इंटरेस्ट थे उनके। एक उनके नेशनल इंटरेस्ट थे इसराइल के, और एक जो है नेतन्याहू के पर्सनल इंटरेस्ट था। वो पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत अहम है, उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट लंबा कर रहा है गजा में और यहाँ पे भी, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है इसराइल के अंदर कमज़ोर है, और वहाँ पे अगर इलेक्शंस होते हैं, फिर कोर्ट्स में केसेस भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो कोशिश उसकी है कि इक़्तिदार में रहे और ये साबित करता रहे इजरायली अवाम को कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें कर गया कि वो फिर बाकी चीज़ें भूल जाएं। एक तो खैर ये है। अब जहाँ पे उनके नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, इसराइल के या अमेरिका के भी, तो उसमें उनके 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान का वो जो है ना, जो एक रोल है एज अ रीजनल पावर, उसको कटेल करें। और वो रोल किस तरह बना हुआ था? वो इस तरह था कि ईरान जो है वो सारे मुज़ाहमती ग्रुप्स जो थे उनको सपोर्ट करता था, जो इसराइल के अराउंड थे ना, जिस तरह हिजबुल्लाह, जिस तरह हमास, जिस तरह होतीज़ हैं, इसी तरह इराक में भी ग्रुप्स हैं, फिर सीरिया में भी उनकी जो एक प्रो ईरानियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली पिछले 1.5 साल में आपने देखा किस तरह से उनको डैमेज किया, और इस हद तक डैमेज किया। इससे पहले एक वक्त था कि जब ईरान पे कुछ भी खतरा होता था तो वो ग्रुप्स एकदम रिएक्ट करते थे, वो ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। लेकिन इस बार आपने देखा कि वो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं कर सके और ईरान तनहा रह गया। अच्छा, ईरान की जो अपनी कैपेसिटी है उसमें कोई एयरफोर्स तो है कोई नहीं, बाकी जो है ना उनकी कोई नेवी बिल्कुल कमज़ोर है इस खित्ते में, जिस तरह की अमेरिका की और नेवी है ज़ाहिर है उसके मुकाबले में, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो उनका सारी रिलायंस थी मिसाइल्स के ऊपर, तो जो मिसाइल्स वो फायर करते रहे हैं, वो उधर जो उनका 3 लेयर डिफेंस सिस्टम था, इस जंग से पहले भी सबको पता था कि वो 90% के करीब मिसाइल्स रोक सकता है, लेकिन 10% उसमें से क्रॉस करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, और वो फिर जाहिर है कि शहरी आबादियों पर गिरेंगे, तो उससे नुकसान तो होगा। लेकिन वो टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुई अगर आप ले लें, 40 में भी 35-40 ही हुई हैं। तो वो जो है, और इसराइल छोटा मुल्क है, उसमें उससे फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन उन्होंने देखें ईरान में क्या किया, उन्होंने इनकी सारी जो मिलिट्री कमांड, हाई कमांड है, उसको किस तरह की टारगेटेड असैसिनेशंस की हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस की जो हाई कमांड है उसकी असैसिनेशंस की, फिर उसके बाद जो साइंसदान है इनके टॉप के, उनकी असैसिनेशंस की हैं, फिर उसके बाद जो इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी सारी और इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको खासा एक्सटेंसिवली डैमेज किया है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये ब्रेकआउट कैपेसिटी के करीब हैं ईरान, जिसका मतलब ये कि अगर वो चाहें तो उसके बाद कुछ महीने में शायद वो बॉम्ब के वेपनाइजेशन पे जा सकते हैं। तो उसको उन्होंने डिसरप्ट किया, और अब जो एस्टिमेट्स हैं कि वो कुछ साल पीछे चले गए हैं। ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि रजीम को कमज़ोर करना। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यह है कि खुद ईरान में कोई ऐसा रजीम जो उनसे लेस हॉस्टाइल हो, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको वीक करना। तो किसी हद तक जो है, जब ज़ाहिर आपने इस किस्म की उनकी हाई कमांड भी और इंटेलिजेंस भी और सारी, तो वो कमज़ोरी तो आया हुई। अब इसमें इजराइल की कमज़ोरी ये आया हुई कि अगर वो 10% भी पेनिट्रेशन होती है मिसाइल्स की, और क्योंकि ईरान के पास वो तो लिटरली बैचेस फेंकते थे, 50 के 100 के इस तरह के मिसाइल्स फेंकते थे, तो उससे जो नुकसान है वो कॉस्ट इजराइल को भी समझ आ गई कि वो कॉस्ट उनके लिए लेना आसान नहीं होगा। लेकिन वो कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं था कि आप ये कहें कि वो उन्होंने कोई डिटरेंस इस्टेब्लिश कर दिया है। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ था, उसमें पाकिस्तान ने डिटरेंस इस्टेब्लिश किया, जो भी वो करते थे पाकिस्तान उससे क्विड प्रो को प्लस था। ईरान इस सब बिल्कुल भी नहीं कर सका। अगर आप जो है
अब कैजुअलिटीज का फर्क देख लें, बाकी आप देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने उधर कौन सा डैमेज किया और उसका कंपेयर करें कि इनके साथ जो ईरान में जो हुआ। फिर अमेरिका बीच में जब आया और अमेरिका ने बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स जो गिराए, ये बॉम्ब जो है ये उसका बंकर बस्टर बॉम्ब्स का लेटेस्ट वर्जन है जो स्पेशली डिजाइन किए गए थे इसी चीज के लिए, इन्हीं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ज़हन में रख के डेवलप किए गए थे। तो उन्होंने खासा एक्सटेंसिव डैमेज तो किया, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका को बीच में ला के तो वो भी एक बार करवा दें। अच्छा, इसीलिए कल मैंने अपने एक तबसरे में कहा था कि ये कल रात को मैंने एक तबसरे में कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि अब शायद इजराइल और अमेरिका यहाँ पे आके रुक जाए, क्योंकि जो उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तो तकरीबन जितना कर सकते थे उन्होंने वो अचीव हो गए। बिल्कुल सही है।